इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन का कॉन्टेजियस डिप्थीरिया की वजह से होती है। टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन का क्या मतलब है कि इसके कुछ स्ट्रेन इस तरह के होते हैं कि जो टॉक्सिजेनिक नहीं होते, तो स्ट्रेन का टॉक्सिजेनिक होना लाजमी है। ठीक हो गया। इसकी 3 मेजर क्लिनिकल टाइप्स होती हैं जो कि पार्क ने लिखी हुई हैं, जो कि इंटीरियर नेज़ल, फाशियल और लेरेंजियल है। इसके अलावा स्किन, कंजक्टिवा, वल्वा और बाकी पार्ट्स को भी ये अफेक्ट कर रही होती है। मेजर इसने जाके इन्फेक्शन करना होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। इसके जो सारे साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं वो इसके पावरफुल एक्सोटॉक्सिन की वजह से अपेयर हो रहे होते हैं, अदरवाइज़ इसके पास कोई ख़ास इन्वेसिव पावर नहीं होती। ठीक है। जो फीचर्स अपेयर हो रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले सूडो मेम्ब्रेन है। सूडो यानी जब वाइप करेंगे तब ब्लीड करती है। ग्रेइश या येलो मेम्ब्रेन होती है, ओवर द टॉन्सिल या फेरिंग्स लेरिंग्स के ऊपर होती है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है एडीमा। एडीमा होगा इंटीरियर नेक और सबमेंडिबुलर रीजन का, जिससे बुल नेक अपीयरेंस होगी, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे और टॉक्सीमिया के फीचर्स आने लग जाएंगे। मॉर्टेलिटी रेट इसका 10% होता है, यानी 1/5 लिखा हुआ है जिस तरह से ये जिनको होता है वो। बचपन को हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और एपिडेमियोलॉजिकल टाइप पर चलते हैं, जिसमें एजेंट बेसिकली नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। इसमें ग्रेविस, मीटिस, बेल्फेंटी और इंटरमीडियस इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ग्रेविस सबसे स्वेयर है। इसके अलावा ये मायोकार्डाइटिस, नर्व पैरालिसिस वगैरह कॉज कर सकता है। अब ये जो होते हैं इसके स्ट्रेन सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन से और हीट और केमिकल एजेंट्स के ज़रिए इनको मारा जा सकता है, और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये डस्ट या फोमाइट्स वगैरह पर सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। केस बेसिकली रेंज कर रहे होते हैं फ्रॉम सब क्लिनिकल टू फ्रैंक क्लिनिकल केसेस। माइल्ड या साइलेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है या स्वेयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। कैरियर को अगर देखें तो 95 कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर 5 क्लिनिकल केसेस। नेजल कैरियर्स पर्टिकुलरली डेंजरस होते हैं क्योंकि वो शेड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के अंदर, मोर देन दैट जो शॉर्ट कैरियर्स करेंगे। ठीक है। टेम्परेरी या क्रॉनिक कैरियर हो सकता है। टेम्परेरी कैरियर का मतलब है कि महीनों तक मतलब 1 महीने तक के उसके पास। क्रॉनिक कैरियर का मतलब है कि उसके अंदर इन्फेक्शन फॉर ईयर परसिस्ट कर रहा है। ठीक है। इंसिडेंस जो होता है कैरियर्स का इम्यूनिटी वो वेरी कर रहा होता है 0.5 से 5% तक। इम्यूनाइजेशन कैरियर स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर रही होती, क्योंकि इसके जो वैक्सीनेशन होती है वो अगेंस्ट द टॉक्सिन होती है और अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म नहीं होती। ठीक है। इन्फेक्टिव मटेरियल के अंदर नेज़ोफेरेंजियल सिक्रीशन, डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन, लेगियन और फोमाइट्स और डस्ट वगैरह आ जाता है। इसका अगर पीरियड की बात करें तो 14 टू 28 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नॉन कम्युनिकेबल हम तब कहते हैं किसी केस या कैरियर को जब 2 कल्चर्स लिए जाएँ नोज़ और थ्रॉट से 24 आवर्स अपार्ट और वो नेगेटिव आएँ। 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर हो रहा है, सेक्स का कोई डिफरेंस नहीं है। इम्यूनिटी हम ये चाह रहे होते हैं कि जो इन्फेंट्स जब इनके पास इन्नेट इम्यूनिटी है और वो फ्यू वीक्स के अंदर ख़त्म हो जानी है, हम उससे पहले आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन उसके ख़त्म होने से पहले देते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डिज़ीज़ तभी होती है जब एंटीटॉक्सिन या तो है ही नहीं बॉडी में या फिर 0.01 LF यूनिट पर ml से कम है। ठीक हो गया। होस्ट फैक्टर्स को अगर हम बात करें तो उसमें है कि प्रिंसिपली अगर हम देखें डिप्थीरिया क्या एक्शन किस तरह से होता है, तो वो टॉक्सिन के ज़रिए ही एक्शन कर रहा होता है, अदरवाइज़ इन्वेजन नहीं ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है। जिसमें पहले बात की कि इसकी इन्वेसिव पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका एक एक्सोटॉक्सिन है जो कि पावरफुल है, जिसकी वजह से सारे साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं। ठीक है। और हम इससे कैसे बच सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर उसका जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कितना एंटीटॉक्सिन मौजूद है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि उसका सारा जो मतलब एक ही वेपन है उसके पास, उसकी जो सारी मतलब पावर है जिससे उसने अटैक करना है वो एक्सोटॉक्सिन ही है। तो हमें जस्ट उसको स्टॉप करना है और हम इम्यून हो जाएंगे। राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। विंटर के अंदर इसके केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पोर्टल ऑफ इसका जो एंट्री है वो रेस्पिरेटरी या नॉन रेस्पिरेटरी है, विच कुड बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन। ठीक हो गया। स्किन में जहाँ पर कट्स आए हैं, वूंड्स हैं, अल्सर्स हैं जो कि प्रॉपरली अटेंड नहीं हुए और इन्फेक्ट हो गए हैं। ठीक है। और अम्बलाइकस न्यूबॉर्न की। और अगर हम ओकेजनली बात करें तो बाकी फिर और भी उन्होंने आई, जेनिटेलिया और मिडल एयर मेंशन किया हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 6 डेज़ होता है। ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड था 14 टू 28, इंक्यूबेशन है 2 to 6 डेज़। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ना इसके थोड़े से साइन एंड सिम्टम्स हम देख लेते हैं, क्योंकि वो सिनेरियो के अंदर उन्होंने उसी तरह से मेंशन किए होते हैं। सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, हॉर्सनेस, स्ट्राइडर, मायोकार्डाइटिस, बुल्स नेक, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है और फिब्राइल फिरिंजाइटिस हो सकता है। ठीक हो गया। हम चलते हैं हम रिगार्डिंग कि इसका कंट्रोल किस तरह से करना है। कंट्रोल जब भी आए तो हमने 3 चीज़ें लिखनी है कंट्रोल के अंदर, कि भाई कंट्रोल केसेस और कैरियर से आप कर सकते हो, कंट्रोल आप कर सकते हो
फ्रॉम द कॉन्टेक्ट्स एंड कंट्रोल बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी का स्पेशली क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल या फिर वाइड स्प्रेड कहीं पर है ये, तो वहाँ पर कंट्रोल किस तरह से करना है। बहरहाल सबसे पहले केसेस और कैरियर्स अगर देखें तो उसके अंदर यही है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, और उस इन हेडिंग्स के अंदर भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से हम किस तरह से करेंगे कि हम सर्च करेंगे फॉर केसेस एंड कैरियर्स इन द स्कूल्स या सारी जगह जहाँ पर है। ठीक हो गया। और किस तरह से हम फिर उन्हें सेपरेट करेंगे, हम कल्चर करा लेंगे। स्वैब कहाँ कहाँ से लेंगे, नोज से भी लेंगे और थ्रॉट से भी लेंगे, ठीक है, और उसे डिप्थीरिया के अगेंस्ट चेक करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ आइसोलेशन। 14 दिन के लिए एटलीस्ट आइसोलेशन कर देनी चाहिए, या फिर तब तक कर देनी चाहिए जब तक कि फ्री ऑफ इन्फेक्शन नहीं है पर्सन। और फ्री ऑफ इन्फेक्शन हमने बात कर ली है कि नॉन कम्युनिकेबल हम कब कहते हैं उसको, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें, आइसोलेशन की भी हमने बात कर ली है, हम ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट, अब डिफरेंट केसेस का ट्रीटमेंट है। सबसे पहले है कि कोई पर्सन इस केस ऑफ डिप्थीरिया यानी डिप्थीरिया सस्पेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन देते हैं। एंटीटॉक्सिन दे देना चाहिए विदाउट डिले। इंट्रामस्कुलर या आईवी देते हैं, 20,000 to 10,000 यूनिट्स या मोर आपने दे देना उधर, डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी। आपने 0.2 ml सबकटेनियसली पहले डिटेक्ट मतलब इंजेक्ट करके आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हो रहा उस पर्सन के अंदर। अच्छा, अगर माइल्ड है तो 20,000 to 40,000, अगर मॉडरेट है तो 40 to 60, अगर सिवियर है तो 80 to 100,000। इन एडिशन टू एंटीटॉक्सिन हर केस को आपने क्या करना है, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन दे देनी है 5 से 6 दिन के लिए, ठीक है। क्यों देंगे, ताकि उसका थ्रॉट क्लियर हो जाए, टॉक्सिन प्रोडक्शन कम हो जाए। अच्छा, ये सारा था केसेस के लिए। कैरियर्स को हम क्या करेंगे, कैरियर्स को हम 10 दिन का कोर्स करा देंगे एरिथ्रोमाइसिन का, जो कि वेरी इफेक्टिव है अगेंस्ट द कैरियर्स के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद है कि कॉन्टेक्ट के लिए आपने क्या करना है, अगेन वहीं से अब बात हम शुरू करेंगे जहाँ पर हमने से शुरू की थी, केसेस और कैरियर्स में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम उनका स्वैब लेंगे और उसके अगेंस्ट डिप्थीरिया के अगेंस्ट चेक कर लेंगे। अब अगर तो डिप्थीरिया पॉजिटिव, तो हम देखेंगे कि क्या इसको पिछले 2 सालों में बूस्टर लगा है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद। अगर तो लगा है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। नहीं लगा पिछले 2 सालों में, तो आपको क्या करना है कि आपको बूस्टर डोज दे देनी है, सिर्फ एक। लेकिन अगर वो उसकी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम उसे प्रोफाइलेक्टिक पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन देंगे, और साथ ही साथ उसे 10 मतलब 1000 to 2000 यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दे देंगे, और उसे एक्टिवली इम्यूनाइज कर देंगे अगेंस्ट द डिप्थीरिया। ठीक हो गया। ये 3 हमने मेजर्स कर लेने होते हैं इन नॉन इम्यूनाइज क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है। और कॉन्टेक्ट को अगेन फिर यही बात आ जाती है कि हमने उन्हें सर्विलेंस के अंदर रखना होता है, हमने एग्जामिन करना होता है फॉर एटलीस्ट अ वीक आफ्टर द एक्सपोजर, और होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पर आ जाते हैं। कम्युनिटी के लिए सबसे जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है वो यही है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर ली जाए, ठीक है, तमाम इन्फेंट्स की एज अर्ली एज पॉसिबल। एम जो होता है यहाँ पर वो यही होता है कि हमने इम्यूनाइज़ कर देना है बिफोर इन्फेंट लूजेज अपनी मैटरनल एंटीबॉडीज, ठीक है, ताकि कोई गैप ना आए। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन कैरियर स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर रही होती, हमने पहले बात कर ली है। तो नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसमें वैक्सीन जो है टॉक्सॉइड वैक्सीन है, तो टॉक्सॉइड वैक्सीन बेसिकली ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नहीं है, वो एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट है। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन कैरियर स्टेट को प्रिवेंट नहीं करती। इम्यूनाइजेशन आपको हाई जो रेट है उसका हाई लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स हैं वो नहीं प्रोटेक्टेड होते एट बाय हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी, यानी हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फिर इसकी वैक्सीन एंड इसकी वैक्सीन कंबाइन मिक्स या सिंगल वैक्सीन हो सकती है, कंबाइन या मिक्स्ड के अंदर डीपीटी मतलब होल ACLLR, डीटी एडल्ट टाइप आ जाती है, और इसके अलावा सिंगल वैक्सीन के अलावा डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है। इम्यूनाइजेशन अगर हम देखें तो 2 टाइप्स की होती हैं, प्लेन और एब्जॉर्ब। इन्फेंट्स के लिए हम डीपीटी रखते हैं क्योंकि डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस तीनों की हो जाएगी, फर्स्टली। सेकेंडली क्या होगा कि जो पर्टिसिस कंपोनेंट होता है डीपीटी के अंदर, वो पोटेंसी ऑफ द डिप्थीरिया टॉक्सॉइड को एनहांस कर देता है। उसके बाद है कि सेवेरिटी पर्टिसिस इन्फेक्शन की एज के साथ डिक्रीज़ करती है, तो 6 साल की एज के बाद आप पोप्सिस वाली कंपोनेंट को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि किस तरह से देनी होती है, यानी ओनली DT कंपोनेंट इज़ रिकमेंडेड इफ़ 6 साल से ज़्यादा उम्र है।
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि चाइल्ड ओवर द 5 ईयर्स ऑफ एज है, जिसको ने कोई डीपीटी की वैक्सीन नहीं ली, तो आपने उसे 2 डोजेस दे देनी है डीटी की 4 वीक्स अपार्ट, और फिर एक बूस्टर डोज देनी है 6 मंथ्स लेटर, ठीक है। फिर है कि जिन्होंने रिसीव किया हुआ प्राइमरी कोर्स पहले, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनको हम बूस्टर लगाते हैं एट 5 to 6 ईयर्स, या फिर स्कूल एंट्री पर लगा देते हैं। फिर बूस्टर्स की बात की हुई है कि 2 बूस्टर्स लगते हैं, पहला अराउंड 2 ईयर्स और दूसरा अराउंड 5 to 6 ईयर्स। रिएक्शन फीवर, लोकल रिएक्शन हो सकता है, राई सिंड्रोम, स्पैज्म वगैरह हो सकते हैं, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वैक्सीन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा इल है, कोलैप्स, स्क्रीमिंग एपिसोड्स, या फिर टेम्परेचर अबव 40, कन्वलियंस वगैरह हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है कि अगर ओवर द 12 ईयर्स ऑफ एज है तो फिर उसे एडल्ट डीटी लगानी होती है वैक्सीन, और 2 डोजेज़ आपने लगानी होती है विद इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स, और उसके बाद आपने बूस्टर डोज लगानी होती है सेकेंड डोज के 6 मंथ्स बाद, लेट्स से, ठीक है। और TAF आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू APT या PTAP। फिर एक क्वांटिटेटिव फिनोमेना है कि प्रोटेक्शन डिप्थीरिया के अगेंस्ट क्वांटिटेटिव फिनोमेना होती है, सीरम एंटीटॉक्सिन टाइटर हो सकता है कि वो स्मॉल डोज ऑफ द टॉक्सिन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्ट कर रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ टाइटर इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लार्जर डोज ऑफ टॉक्सिन। इस रीज़न से डिप्थीरिया इम्यूनाइजेशन का फेलियर टेक प्लेस करता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल है, इसका क्वेश्चन आ जाता होता है। इंस्टीट्यूशन कंट्रोल को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने, अगर किसी स्कूल के अंदर ये है हो रहा है डिप्थीरिया बहुत ज़्यादा, तो हमने एक्टिवली इम्यूनाइज करना है, साथ ही साथ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी करेंगे फर्स्टली। सेकेंडली एंटी टॉक्सिन लगाएंगे एक आर्म में 1000 to 1500 यूनिट्स फॉर एडल्ट्स एंड 750 to 1000 यूनिट्स फॉर चिल्ड्रन इंट्रामस्कुलरली, जिससे इम्यूनिटी मिल जाएगी फॉर 2 to 3 वीक्स। उसके बाद हम ऑपोजिट आर्म में लगाएंगे 0.5 cc ऑफ APT, फिर 2 वीक्स का वेट करेंगे और सेकेंड डोज ऑफ 0.5 cc दे देंगे APT की अगेन। साथ ही साथ हम थ्रॉट स्वैब्स और कल्चर्स वगैरह लेके तो उनको पॉपुलेशन को स्क्रीन करते जाएंगे और आइसोलेट करते जाएंगे फॉर 15 डेज़, जो कि पॉजिटिव लोगों के लिए होगी जस्ट, ठीक है, आइसोलेशन। एजुकेशन करेंगे और कंट्रोल ऑफ पेशेंट एंड कॉन्टेक्ट्स को करेंगे, नोटिफिकेशन टू लोकल अथॉरिटीज़, और इसके अलावा वही है तरीका कि आइसोलेशन ख़त्म कब करनी है, इसका तरीका वही है, ठीक है। शिक पर्सन ससेप्टेबल है टूवर्ड्स डिप्थीरिया या नहीं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन 0.1 ml इंजेक्ट किया जाता है एक आर्म पर, जिसे टेस्ट आर्म कहते हैं, और दूसरा आर्म होता है कंट्रोल आर्म, उस पर हम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं। अगर तो पर्सन के पास इनफ एंटीबॉडीज़ नहीं है तो उसका इंजेक्शन के अराउंड वाला एरिया रेड हो जाएगा और इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। और अगर इम्यूनिटी है तो लिटिल और नो स्वेलिंग होगी, कोई रेडनेस नहीं होगी, तो नेगेटिव है, ठीक है। बिसाइड्स दैट इसकी बेसिकली इंटरप्रिटेशन इस तरह से होती है कि अगर तो कंट्रोल आर्म और अगर तो टेस्ट आर्म पर रिएक्शन आया है और मतलब सॉरी दोबारा से बताती हूँ, अगर तो टेस्ट आर्म और कंट्रोल आर्म दोनों पर कोई रिएक्शन नहीं आया तो इसका मतलब रीडिंग नेगेटिव है, और इंटरप्रेट से इस तरह से करेंगे कि पर्सन इज़ इम्यून टूवर्ड्स इट। अगर टेस्ट आर्म कंट्रोल आर्म दोनों पर फ्लैश है, जो कि फ्लश है, रेडनेस है, फ्लश है, और वो फेड कर रहा है आफ्टर 4th डे, या आप मतलब ऑन 4th डे या 4th to 5th डे, तो इसका मतलब है कि रीडिंग इज सूडो पॉजिटिव एंड इंटरप्रिटेशन इसके हाइपर सेंसिटिविटी है। लेकिन अगर टेस्ट आर्म पर रेड फ्लश है लेकिन कंट्रोल आर्म पर कोई रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब रीडिंग पॉजिटिव एंड पर्सन इज ससेप्टेबल टूवर्ड्स इन्फेक्शन। और अगर टेस्ट आर्म पर रेड फ्लैश है लेकिन जो कंट्रोल आर्म है वहाँ पर सूडो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रीडिंग इज़ कंबाइंड और पर्सन इज ससेप्टेबल एज वेल एज हाइपर सेंसिटिविटी है वहाँ पर।